स्वागत है, अभिनंदन है मेरे स्टूडेंट साथियों आपका अपने ही इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। विश्वास है हमें आप स्वस्थ मस्त खुशहाल होंगे। देखना जरा, जरूरी नहीं है कि आसमान में हम किसी चीज़ को ढूंढने निकल जाएं। किसी चीज़ को ढूंढने के लिए जमी जरूरी है और सब कुछ मिलता नहीं है ज़िंदगी में, कुछ कमी भी जरूरी है। सोचना जरा कि हमारी जो कोशिश है, हमारे जो लक्ष्य है, हमारा जो एम हम जो बना करके आए हैं, उस एम के लिए हम क्या कर रहे हैं, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारा उद्देश्य क्या है, हमने क्या बना रखा है। इसी उद्देश्य में, इसी विश्वास के साथ कि आप बेहतर करने वाले हैं, बहुत ही बेहतर। आइए जुड़ते हैं एक बहुत ही प्यारे से सुनहरे से कंटेंट में, जिसका नाम है प्रतीप अलंकार। अलंकार पार्ट का एपिसोड देखना है, नंबर 14। इसका मतलब ये कहने के लिए काफ़ी, कब से अलंकार पढ़े जा रहे हैं, कब से अलंकार देखे जा रहे हैं, कब से महसूस कर रहे हैं ऐसे सुंदर लम्हों को। आज आपके स्क्रीन पर आ चुका है प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार की व्यवस्था क्या है, इससे कैसे प्रश्न आएंगे, इसे कैसे पहचानेंगे, हम इससे मुखातिब होंगे। देखना जरा, प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा। प्रतीप का अर्थ है उल्टा, या इसको कहेंगे विपरीत। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। हर वो प्रश्न आपके स्क्रीन पर मैं साझा करता हूं जो आपके लिए जरूरी है। आप कहेंगे सर उल्टा विपरीत है, तो ये किस अलंकार का विपरीत है? ध्यान देना, यह उपमा अलंकार का उल्टा है। उपमा अलंकार का उल्टा अलंकार किसे कहेंगे? तो प्रतीप को, प्रतीप का उल्टा उपमा को कहा जाएगा। क्लियर है? अगर हम उपमा को ध्यान से देखे हैं और ध्यान से हमने उसे ग्रहण करने का प्रयास किया है, तो अब हमारा उत्तर आपके स्क्रीन पर आ चुका है। उपमा में हमने देखा था कि जहां उपमान उपमेय से बड़ा हुआ करता था। उपमेय जो छोटा होता था किससे? उपमान से। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ उपमेय बड़ा होगा उपमान से। यही चीज समझना, यहाँ उपमेय को बड़ा दिखाया जाएगा। उपमेय बड़ा होगा किससे? उपमान से। यानी उपमान को लज्जित किया जाएगा उपमान से, जबकि ऐसा होता नहीं। आप बताना, हम जब उपमा अलंकार पढ़ रहे थे, हमने कहा चांद सा चेहरा, चांद सा चेहरा। इसका मतलब ये हुआ कि चेहरे की भले ही हम बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन चांद आखिर चांद है। चांद बड़ा है, मैं उसकी महानता को कम नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं, मुख जैसा चांद है, यानी हमारा जो चांद है, कुछ इस तरीके से बताऊं कि चंद्रमा मुख के समान है, चंद्रमा मुख जैसा है, तो अटपटा हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब तौहीनी कर रहे हैं। देखना, ये उदाहरण मैं लिख भी दे रहा हूं। चंद्रमा मुख के समान है, चंद्रमा मुख के समान है। आप बताना, चंद्रमा जो कि उपमान है, चंद्रमा जो कि उपमान है, और उपमान हमेशा बड़ा होता है, जिससे कमल हुआ, चांद हुआ, जिनसे आपकी तुलना की गई, ये उपमान हमेशा बड़े थे कि नहीं थे? बड़े थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ देखिए, कह रहे हैं चंद्रमा मुख के समान है। मतलब सोचो, इस मुख के समान चंद्रमा है, यानी उल्टा है, उल्टा तुलना की जा रही है। इतना दिमाग में रखना, इसलिए इसे उल्टा या विपरीत कहा गया है। उपमेय बड़ा होगा उपमान से। आप कह सकते हैं उपमान को लज्जित किया जाएगा, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। उपमान को लज्जित किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही आसान सा अलंकार है, यहाँ कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आइए उदाहरण के साथ जुड़ते हैं और कुछ उदाहरणों की बात भी करते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ तक तो आसान हो गया कि उपमा का उल्टा है। यहाँ चांद को छोटा बताया जा रहा है मुख की अपेक्षा के, इसका मतलब उसका अपमान किया जा रहा है। भले ही तुलना हो रही है उपमेय का उपमान में, लेकिन ये विशेष बात है कि उपमेय बड़ा होगा उपमान से। इस अलंकार का ये विशेष महत्व वाला है, इसका अलग तरीका है। अब देखना, उदाहरण हम लिखेंगे यहाँ, सीप बदन लिखेंगे। सीय बदन हिमकर सम नाही, सीय बदन हिमकर सम नाही। सीय बदन, सीता जी की काया के अनुसार। हिमकर का मतलब चांद भी नहीं है। सोचो, कह रहे हैं सीय बदन हिमकर सम नाही, इसका मतलब सीता के बदन के समान चांद भी नहीं है। चांद भी नहीं है, इसका मतलब इसकी तौहीनी हुई कि नहीं हुई? सीता का बदन ऐसा है, इतना खूबसूरत है कि हिमकर का मतलब चांद भी नहीं है। जैसे आपने कहा कि मेरे चांद को देखकर चांद भी शर्मा गया, यानी जो आपका चांद है, जो इस धरा पर है, जिसे आपने अपना चांद माना है, उस चांद को देखकर चांद भी शर्मा गया।
अद्भुत है ना। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर आपने अपने चांद की बहुत ही ज़्यादा बड़ाई की है और उस चांद को तौहीन किया है, उस चांद की निंदा की है आपने। और अगर ऐसा हुआ यानी उपमान निंदित हुआ, उपमान लज्जित हुआ, तो पक्की बात है श्योर आप वहाँ पर कौन सा अलंकार बताएंगे, वहाँ पर प्रतीप अलंकार बताने के लिए तैयार रहें। अगला देखिएगा, अगला है उदाहरण, अगला है मैं आपसे कहूँगा कि तीक्ष्ण नैनन, तीक्ष्ण नैनन कटाक्ष ते मंद काम के बाण, मंद काम के बाण। तीक्ष्ण नैनन कटाक्ष थे मंद काम के बाण, यानी कामदेव के भी बाण। कामदेव को आप जानते हैं कि सबसे खूबसूरत माना गया। कामदेव के बाण भी फीके पड़ जाएंगे तीक्ष्ण नैनन कटाक्ष से, यानी आंखों की तिरछे बाण से कामदेव के बाण भी फीके हैं। उनके बाण में भी दम नहीं है जिस तरीके के दम इस तिरछी नैनों में है, तिरछी आंखों में है। समझ रहे हैं? तो यहाँ देखना फिर से मंद काम के बाण, यानी जो कि हो नहीं सकता, इसे लज्जित किया जा रहा है। इस उदाहरण में इसे लज्जित किया गया। आगे देखिएगा, सीय मुख समता, सीय मुख समता, सीय मुख समता किम करो चंद्र बाकुरो रंग, चंद्र बाकुरो रंग, ये लीजिए बेहतरीन है। सीय मुख समता यानी सीता के मुख की समता का मतलब समानता। किम करो, क्यों करूं, चंद्र बाकुरो रंग, चंद्र जैसे भिखारी से, यानी चांद जैसे भिखारी से। सीता जी का मुखड़ा चांद जैसे भिखारी से तुलना लायक नहीं है, समानता लायक नहीं है। इसका मतलब बताना बेइज्जती किसकी की जा रही है, इसी की ना। तो हम सीधा पकड़ लेंगे जहां उपमान को लज्जित किया जाएगा। इसलिए मैंने पहले आपसे कहा कि जहां उपमान आपको लज्जित होता दिखे, जहां उपमान को लज्जित किया जाए, आप क्लियर कट भाग करके आए और बताएं वहां पर प्रतीप अलंकार है। नो डाउट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझिएगा। आगे हम बात कर लेते हैं। अगला सखी मयंक, सखी मयंक तो मुख सम सुंदर, मुख सम सुंदर, ये तो मैंने ऊपर भी बता रखा है इसे, ये चीज। सखी मयंक, सखी मयंक, सखी अपने सहेली से कह रही, मतलब सखी मयंक, चाँद तो मुख सम सुंदर, तुम्हारे मुख के समान सुंदर है। अब ये देखना, एक सहेली अपनी सहेली से कह रही, कितनी बेहतरीन बात। हे सखी कि तेरा मुख, तुम्हारा चेहरा तो तुम्हारे चेहरे के समान चांद भी दिख रहा है। जबकि चांद के समान चेहरा कहना वो चांद का सम्मान था, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि तुम्हारे चेहरे जैसा तो चांद भी दिख रहा है। इसका मतलब अपमान बताना किसका है, अपमान तो अब पक्की बात है ना चांद की हुई। तो यहाँ पर जब चांद अपमानित हो रहा है, यानी उपमान लज्जित हो रहा है, उपमान को लज्जित किया जा रहा है, तो पक्की बात है आप ये मान के चलिएगा वहाँ पर हमेशा आप प्रतीप अलंकार बताइएगा। 100 फूल खिले, देखना हर जगह से आपको देता हूँ मैं। 100 फूल खिले जब ये खिला रूप सुनहरा, 100 चाँद बने जब ये बना चाँद सा चेहरा। ये गाना आपने सुना है ना। 100 फूल खिले जब ये खिला रूप सुनहरा, देखना कितना लज्जित किया जा रहा है फूलों को। 100 चाँद बने जब ये बना चाँद सा चेहरा, यानी 100 चाँद बने होंगे, बहुत बड़ा, यानी बहुत ही ज़्यादा लज्जित किया गया चाँद को। इसलिए आप ये मान के चल सकते हैं, समझ सकते हैं कि प्रतीप अलंकार को किस तरीके से पहचानने के लिए हम खड़े हो सकते हैं। पहला दायित्व हमारा, पहला परिणाम हमारा ये होना चाहिए कि हम जब भी किसी उदाहरण को लिखें, अक्सर उदाहरण होता है ना मिसमैच होता है, देखिए हमसे भी भूल जाता है लिखना, कुछ चाहते हैं याद कई होते हैं तो उसमें थोड़े से आते हैं मिसमैच होते हैं, लेकिन फिलहाल वहाँ आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ आपको नियम जानने की जरूरत है। हम जैसे किसी चीज़ का मौखिक उच्चारण कर रहे होते हैं तो ऐसी जगह कई बार होता है रुकना पड़ता है, जैसे अभी यहाँ मैंने रुक गया, सखी सीए, तो ये चीज़ सखी था कि सीए था वो होता है, लेकिन फिलहाल आपको याद नहीं करना है, आपको समझना है। सखी मयंक तब मुख सम सुंदर, यानी सखी मयंक तो तुम्हारे मुख के समान सुंदर है। इसका मतलब चांद को अपमानित किया जा रहा है, आपके मुख की अपेक्षाकृत चांद को कम सुंदर बताया जा रहा है। क्लियर है ना। तो इस वजह से हम वहां पर प्रतीप अलंकार बताएंगे, यहां कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मान के चलें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जहां हमारी कोशिश है कि आपको बेहतर से बेहतर मिले, इसलिए हमारा अभिप्राय हमेशा होता है, और पिछले कई एपिसोडों से लगातार आप ये देख पा रहे होंगे कि हम लगातार आपको 2 अलंकारों से साथ साथ रूबरू करा रहे हैं। इसका सीधा कारण ये है कि आप जहां 2 महत्वपूर्ण अलंकारों में आप गलती कर सकते हैं,
जहाँ दोनों अलंकारों में बहुत ही बारीक अंतर होता है। इसके पहले आपने जुड़वा अलंकार को देखा था, और अब यहाँ एक अलंकार आपके स्क्रीन पे मैंने लिखा है व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार, जी हाँ। तो प्रतीप अलंकार के ठीक बाद हम लोग जानेंगे व्यतिरेक अलंकार के बारे में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए देखना, यहाँ भी क्या होता है, उपमेय, उपमेय को बड़ा, उपमेय को बड़ा और उपमान को छोटा बताया जाता है। उपमान को छोटा बताया जाता है। अब आपका दिमाग इधर उधर होगा, क्यों? कहोगे सर अभी थोड़ी देर पहले आपने प्रतीप अलंकार में भी ऐसी ही परिभाषा बताने का प्रयास किया है। बिल्कुल, मैंने प्रतीप अलंकार में भी यही कहा है, ठीक ठाक यही कहा है। इसलिए मैंने दोनों को एक साथ रखने का ये हमारा अभिप्राय था कि जिससे आपको आज से फिर समस्या ना हो। तो उपमेय का बड़ा, उपमेय को बड़ा, उपमान को छोटा अगले लहजे में बोलिए। उपमेय को महान और उपमान को लज्जित किया जाएगा। उपमान को क्या किया जाएगा? लज्जित, जबकि होना नहीं चाहिए। आप समझ लो, उपमान बड़ा होता है, देखो बार बार मैं कह रहा हूं उपमान बड़ा होता है और उपमेय छोटा होता है, लेकिन ये ऐसे अलंकार हैं जो उपमान को ही लज्जित करेंगे, उपमान को छोटा बताएंगे, उपमेय को बड़ा बताएंगे। तो दोनों अलंकार एक जैसे हो गए, तो फिर अंतर कैसे मिलेगा? समझना, अंतर यह है कि व्यतिरेक अलंकार में जब ये चीज बोली जाएगी, उपमेय उपमान का छोटा बड़ा बताया जाता है, परंतु यह मामला सिद्ध किया जाएगा, परंतु यह सिद्ध किया जाएगा, वहां ऐसी बात नहीं थी। यह सिद्ध किया जाएगा। क्यों है ऐसा? सिद्ध किया जाएगा, ये चीज ध्यान देना, ये मामला क्या किया जाएगा? सिद्ध किया जाएगा। या कोई एक अलग खूबी बता दी जाएगी, इसकी वजह से मैंने ऐसे बोला है। जैसे मैंने कह दिया कि ये मुखड़ा चांद जैसा है, कोई बात नहीं, तो चांद का सम्मान बना है, और आपने कह दिया इस मुखड़े के समान चांद है। अब चांद के सम्मान में गिरावट आई है, क्योंकि आपने उसके सम्मान को ठेस पहुंचाई है ना। लेकिन अगर यहां तक की बात आएगी तब तो प्रतीप अलंकार बोल देंगे। इसे सिद्ध करना, अगर प्रमाणित करना है, तो मैं कह दूंगा कि इसका मुखड़ा यानी इसके मुख के समान तो चांद है, परंतु ये शर्मिला है, परंतु ये शर्मिला है, चांद शर्माएगा नहीं। इसका मतलब मैंने इसलिए ऐसा बोला है क्योंकि इसके अंदर एक गुण आपसे ज्यादा है, इसके अंदर एक गुण आपसे ज्यादा है, तो हम वहां व्यतिरेक अलंकार बताएंगे। देखना, परंतु यह सिद्ध किया जाएगा। आप समझना, गुण ज्यादा बताए जाएंगे, एक गुण अधिक बताया जाएगा, एक गुण अधिक बताया जाएगा, ये समझना इसका ट्रिक है। एक गुण अधिक बताया जाएगा, या तो सिद्ध किया जाएगा या तो एक गुण अधिक बताया जाएगा, मतलब सिद्ध करने के लिए ही ऐसा काम किया जाएगा। यहां तक की बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बहुत ही आसान सा मसला है, फिर से समझिएगा। मैंने कह दिया है कि इस मुखड़े के समान, जैसे मैं, चलो छोड़ो, आपके चेहरे के समान चांद है, आप खुश हो जाइए, आपके चेहरे के समान चांद है, लेकिन मैंने चांद को लज्जित किया कि नहीं किया? इतना बता दो हमें। किया ना? ऐसा कहना चाहिए था, चांद के समान आपका चेहरा, क्योंकि चांद बहुत खूबसूरत है, लेकिन हम कह रहे हैं कि आपके चेहरे के समान चांद है, तो यहां पर प्रतीप अलंकार होगा। परंतु अगर मैं ऐसा कहूं कि आपके चेहरे के समान चांद तो है और आप एक शर्मिले व्यक्तित्व के आदमी हैं, तो इसका मतलब हुआ आपके अंदर एक अलग गुण मैं बता रहा हूं, क्योंकि आप शर्मिले हैं, चांद में ऐसा नहीं है, इसलिए मैंने ऐसा बोला है। इसलिए मैंने आपको आपके चेहरे को चांद से ज्यादा, क्योंकि आपका चेहरा शर्माता हुआ सामने आया है, जबकि चांद में ऐसी कोई श्रम हया की बात नहीं थी। तो देखना, ये मामला हो गया, तो ऐसे गुण को सिद्ध किया जाएगा, इसे व्यतिरेक अलंकार में हम लाएंगे। आइए उदाहरण से बात करते हैं। उदाहरण में हम आएंगे और यहाँ पर हम नोट करेंगे, जैसे जन्म सिंध, पहला ही उदाहरण है, बहुत ही बेहतरीन है। जन्म सिंध पुनि बंधु विष, पुनि बंधु विष, दिन मलिन समकलंक, दिन मलिन समकलंक, दिन मलिन सम कलंक। अगला दिखेगा, सीय मुख, दो लाइनें हैं। सीय मुख समता किम करो, किम करो चंद्र बांकुरो रंग। लीजिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने इस लाइन में प्रतीप अलंकार बता रखा है, थोड़ी देर पहले बात हुई कि नहीं हुई है? हमने कहा सीय मुख समता किम करो चंद्र बांकुरो रंग। यहां हमने कहा है कि सीता के मुख की समानता चांद जैसे भिखारी से नहीं हो सकती है। इसका मतलब मैंने इसको अपमानित किया है, प्रतीप अलंकार बता दिया था मैंने।
क्लियर है, सही भी है। लेकिन अब देखना, मैं इसको सिद्ध करूंगा। सिद्ध करने के लिए मैंने एक लाइन एक्स्ट्रा जोड़ी है और बोला है कि जन्म सिंधु। और एक बात और समझना, बहुत ही आसान सा ट्रिक, अगर आप ट्रिक की तैयारी करते हैं तो प्रतीप और व्यतिरेक में एक बहुत ही माइनर सा अंतर है। प्रतीप अलंकार ज़्यादातर वन लाइन का होगा, एक ही लाइन का होगा, अपवादिक छोड़ दिए जाए तो। प्रतीप अलंकार एक ही लाइन में आ जाता है, लेकिन व्यतिरेक अलंकार के लिए 2 लाइनें लानी होती हैं। दोनों अगर एक जैसे मिल रहे हैं तो दोनों में अंतर आप ऐसे भी निकाल सकते हो। फिलहाल देखना, इस प्रमाण को सिद्ध करने के लिए हमें दूसरी लाइन का प्रयोग करना पड़ा है। जन्म सिंध पुनि बंधु विष दिन मलिन समकलंक। ये कह रहे हैं भले ही आपका जन्म सिंध में हुआ है, आपका जन्म सिंध में हुआ है, पुनि बंधु विष, और आपका भाई विष है। विष का मतलब क्योंकि मंथन हुआ था, चाँद को बताया जाएगा आपका जन्म उस सिंध से हुआ है, उसी में मंथन हुआ था, वहां से विष निकला था, तो आपका भाई विष हो गया। दिन मलिन समकलंक, लेकिन दिन में तो तुम गायब हो जाते। भले ही तुम्हारा जन्म सिंध में हुआ है, आपका भाई भले ही विष है, लेकिन दिन में तो तुम खत्म हो जाते हो। तुम्हारी औकात ही नहीं कि तुम दिन में भी चमक सको, दिन में तो तुम खो जाते हो। सीय मुख समता किम करो। तो मैं सीता से ऐसे लोगों की तुलना कैसे कर सकता हूँ? सीता तो दिन में भी चमकेगी ना, सीता दिन में भी चमकेगी, सीता रात में भी चमकेगी, तो मैं ऐसे भिखारी से तुलना नहीं कर सकता हूँ। ये लेखक का कहना है। इसका मतलब इसने सिद्ध किया है कि इसके, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यह दिन में मलिन हो जाता है, क्योंकि यह दिन में मलिन हो जाता है। कौन? चाँद। जब चाँद दिन में मलिन हो जाएगा तो हम ऐसा बोलेंगे। क्लियर है ना? आगे देखिएगा, अगला उदाहरण है उसके चेहरे के चमक के आगे, चेहरे के चमक के आगे, चमक के आगे सादा लगा। लीजिए, उसके चेहरे के चमक के आगे सादा लगा, आसमान में चांद पूरा है मगर आधा लगा। उसके चेहरे के चमक के आगे सादा लगा, आसमान में चांद पूरा है मगर आधा लगा। देखना कितना बेहतरीन उदाहरण है। उसके चेहरे के चमक के आगे सादा लगा, आसमान में चांद पूरा है मगर आधा लगा। आसमान में चांद पूरा है मगर आधा लगा, उसके चेहरे की चमक के आगे सादा लगा। लीजिए कितना बेहतरीन है, यानी उसके चेहरे के चमक के आगे सादा लगा। सिद्ध करेगा, उसका जो चेहरा है इस तरीके से चमक रहा है कि उसके आगे चांद सादा लग रहा है। अब सिद्ध कैसे कर रहा है? देखा, दूसरी लाइन में कह रहा है कि जब मैंने उसे रात को देखा तो वो पूरा था पर मुझे आधा लगा। सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? यानी मैंने एक लाइन के तर्क को दूसरे लाइन के तर्क में ला करके सेट करने का प्रयास किया है। और अपमानित तो चांद दोनों जगह होता है, प्रतीप में भी, यहाँ भी। प्रतीप में भी चांद को अपमानित करने का काम किया गया, यहाँ पर भी चांद को अपमानित किया जा रहा है, लेकिन दोनों जगह पर मामला अलग है। यहाँ पर प्रमाणित दिया जा रहा है, सिद्ध किया जा रहा है। अगला उदाहरण आपके स्क्रीन पर मैं साझा करूंगा, आप देखना जरा। अगला है जिनके यश प्रताप के आगे। देखो फिर से यही बात होगी, अब यश की बात होगी, नहीं तो सीधा कह दिया जाता जिनके यश प्रताप के आगे ससिमलीन रवि शीतल लागे। यानी जिनके यश प्रताप के आगे ससिमलीन रवि शीतल लागे। एक समाना था, बहुत ही पुरानी बात हो रही है, जब ना आपके हाथों में मोबाइल थी और ये सारी बातें नहीं थी। फिर उस समय किसी भी संदेश को पहुंचाने के लिए एक दूत हुआ करता था, संदेशवाहक हुआ करता था। जब राम ने सीता से शादी की, भरे स्वयंवर में धनुष को तोड़ दिया, तो उनके पिता को ये बात पता नहीं थी। धनुष टूटता है तो उनके मतलब जब ये स्वयंवर होता है, सीता से शादी करते, बहुत बड़ा काम हो जाता है। और दशरथ के पास एक दूत पहुंचता है, वो बताता है कि आपके बेटों ने ऐसा काम कर दिया है। दशरथ कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इतने बड़े धनुष को वो कैसे तोड़ पाएंगे, अभी वो बच्चे हैं, उनके बस की बात नहीं है। तब वो कहता है दूत, जिनके यश प्रताप के आगे ससिमलीन रवि शीतल लागे। यानी आप क्या जाने, उनके यश और प्रताप की कीर्ति इस कदर है कि रवि ठंडा लगेगा और चाँद मलिन हो जाएगा। क्लियर है, समझ रहे हैं? तो इस तरीके से हम इसे व्यतिरेक अलंकार में ला रहे हैं। देखना दोनों में बात इतनी है कि वहां सिद्ध नहीं किया था हमने, यहाँ पर प्रमाण के साथ सिद्ध कर रहा हूँ, यश और प्रताप की बात कर रहा हूँ। फिर इसके बाद बता रहा हूँ, अतः उनके यश और प्रताप के कारण, उनके अंदर एक अलग गुण होने के कारण, मैंने देखना यहाँ बात की है पहले, मैंने डायरेक्ट नहीं कहा है कि राम का जो चेहरा है वो रवि से आगे है, मैंने ये डायरेक्ट नहीं कहा है। मैंने कहा कि जिनके यश प्रताप के आगे, जिनका एक गुण बता रहा हूं अलग से, क्योंकि वो गुण किसके अंदर नहीं है, सूर्य के अंदर नहीं है। सूर्य के अंदर ये गुण थोड़ा था, यश था, कीर्ति था, ऐसा कहाँ उसके अंदर है। तो जिनके यश प्रताप के आगे ससिमलीन रवि शीतल लागे, यानी गुण की बात करके मैं उसको अब धक्का दे रहा हूं। समझ रहा, यहाँ व्यतिरेक अलंकार में यही होगा, मैं एक विशेषता के माध्यम से
एक विशेषता के माध्यम से, विशेषता के माध्यम से, यानी किसी विशेषता के माध्यम से उपमान को लज्जित करूंगा, उपमान को नीचा दिखाऊंगा। समझ रहे हैं? उपमान को नीचा दिखाएंगे तब हम वहाँ व्यतिरेक अलंकार लगाएंगे। क्लियर है? अगला उदाहरण देखिएगा, मैं यहाँ लिखूंगा कुछ अलग तरीके का उदाहरण, यह भी है, बहुत ही प्यारा है। ये है का स्वर का सरवारी तें। देखिएगा, इसीलिए कठिन ये एग्जाम्पल है और ये भूलते रहते हैं। तें देव मयंकु, का सरवारी त्यों देव मयंकु, मयंकु। अगला देखिएगा, चंद्र कलंकी, चंद्र कलंकी वह निकलंकु, वह निकलंकु। लीजिए देखिएगा, इसका अर्थ समझिएगा। का सरवारी तो त्यों देव मयंकु, चांद को क्या कहूं, कौन सी उपाधि से मैं दूं, क्या मैं इसको बोलूं? देखना, कह रहे हैं चंद्र कलंकी वह निकलंकु। मैं अपने यार की, मैं अपने प्रेमी की, मैं अपने प्रेमिका की तुलना चांद से क्या देख के करूं, चांद से क्या देख के करूं? इसके अंदर, चांद के अंदर तो कलंक है, लेकिन मेरे यार के अंदर कोई कलंक नहीं है, वह निकलंकु है। गुण की बात किया कि नहीं किया? किया ना, कि उसके अंदर कोई कलंक नहीं है और इनके अंदर कलंक है। चांद के अंदर कलंक है जबकि मेरे यार के अंदर कोई कलंक नहीं है। इस वजह से मैं ये कह सकता हूं कि चांद से ज्यादा खूबसूरत मेरा यार है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इस तरीके के उदाहरण आपको ले आएंगे, व्यतिरेक अलंकार की तरफ आपका मुख करेंगे। देखना, मुख मयंक, अगला उदाहरण लिख सकते हैं, मुख मयंक सो है सखी, सो है सखी, मुख मयंक सो है सखी, मधुर बचन सविशेष। लीजिए, मधुर बचन सविशेष, ये चीज अब समझो। मुख मयंक सो है सखी, हे सखी मुख तो मयंक के समान है, हे सखी चांद मुख के समान तो है। कह रहे हैं मुख के समान तो चांद है सर, चलो कोई बात नहीं, चांद को लज्जित किया इसने। चांद तो मुख के समान तो है, लेकिन विशेष बात क्या है? मधुर वचन सविशेष, हमारे यार के अंदर मधुर वाणी है जो कि चांद के पास नहीं है। हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ गई बात हमारी? हमने आपसे कहा है कि प्रतीप और व्यतिरेक अलंकार एक जैसे हैं, परंतु यहाँ किसी गुण के माध्यम से यह सिद्ध किया जाएगा, प्रमाणित किया जाएगा क्यों हम ऐसा कह रहे हैं। मैंने चांद को देखना कहा है मुख मयंक सो है सखी, मयंक जो है इस मुख के समान तो है, चांद हुआ लज्जित, हो गया ना। फिर मैंने उसका कारण दिया, क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि मधुर वचन सविशेष, क्योंकि मेरे यार के अंदर चांद से ज्यादा गुण है। कौन सा गुण? इसके अंदर वचन है, इसके अंदर कलंक नहीं है। ऐसे तमाम उदाहरण आपके सामने आए कि नहीं आए? तो गुण के माध्यम से हम व्यतिरेक अलंकार को प्रतीप अलंकार से बेहतरीन ढंग से अलग कर सकते हैं। तो उम्मीद है हमें कि आप ये बात समझ चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये मान के चलते हैं कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, और ये भी मान लेते हैं कि आपको प्रतीप अलंकार और व्यतिरेक अलंकार बेहतरीन ढंग से समझ में आ चुका है। जी हाँ, अभी और भी अलंकार आने शेष हैं, यानी अभी इसका एपिसोड बढ़ेगा। पार्ट 14 है तो पार्ट 15 भी आएगा, आप उसके लिए तैयार रहें। और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा बेहतर करके आपसे मुखातिब हो, पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुशहाल रहें। अब हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।